Hello students, welcome to my first lecture, and this lecture series is for class 11 for the course of accountancy, and I will endeavor to record my lectures both in English and Hindi ताकि मेरे both English medium और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्टरी सेशन में सुना होगा कि मेरा फोकस होगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, राइट, और सेशंस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, एज वी प्रोग्रेस आई विल सेट अप सम ऑनलाइन जूम ट्रेनिंग सेशंस ऑल्सो, जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो दिस इज़ वन पार्ट. So for accountancy course, it is very conceptual, right? So base strong करने के लिए हमारे concepts, fundamentals strong होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी सब्जेक्ट हो, whether it is accountancy, आप चाहे economics पढ़ रहे हैं, चाहे business studies पढ़ रहे हैं, mathematics पढ़ रहे हैं, अगर आप conceptually strong नहीं होंगे उस सब्जेक्ट में कभी excel नहीं कर पाएंगे. So मेरे lectures में focus ये रहेगा conceptually हम strong बने ताकि कोई भी अकाउंटिंग का प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर सकें. ओके, मूविंग ऑन टू accountancy now, the main subject which we will be talking about for next 30 minutes in this first lecture and then continuously in the other lectures as well. कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मेरा एक थंब रूल है कि समझें कि वो सब्जेक्ट ज़रूरी क्यों है, उसका पर्पस क्या है, उससे मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा. अगर ये चीज़ें हम समझते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है सब्जेक्ट को ग्रास्प करने के लिए. आप कोई भी बिजनेस करते हो, एक बिजनेस में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, मैंने कितना सेल किया, कितना परचेजेस किया, कितना स्टॉक में लाया, कितना रीसेल किया, क्या मेरे खर्चे लगे, कितना रेंट पे किया, कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया, कितनी सैलरी पे करी मैंने. देर आर एन नंबर ऑफ आइटम्स जो कि आप डे टू डे बिजनेस में ट्रांजैक्ट करते हो. इन्हीं सब जो लेन देन होता है, जो सेल्स होता है, जो परचेज होता है, इनको हम बिजनेस की लैंग्वेज में ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. जैसे आप मेरा लेक्चर सुनोगे, कुछ टर्म्स होंगे जो ऑटोमेटिकली आप रिलेट कर पाओगे, उनको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और वही अप्रोच हमको अकाउंटेंसी पढ़ते वक्त रखनी है कि हम उसके नेचर से ही समझे उसको. मेरे को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, 50,000 रुपये लिए मैंने और उसमें डाले जिससे मैं कुछ सामान खरीदूंगा, फर्नीचर खरीदूंगा. तो वो जो 50,000 रुपये मैंने सेविंग्स से बिज़नेस में लगाए, ये भी मेरे लिए एक ट्रांजैक्शन है. उस 50,000 रुपये से मैं 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीद के लाया. आई बॉट अ टेबल एंड चेयर फॉर माई बिजनेस आउट ऑफ दोज 50,000. So that purchase of chair, that purchase of table, that purchase of furniture is a transaction for me. अब ये जो पूरे बिजनेस का हिसाब किताब होता है उसको हमको कन्वे करना होता है. किसको? मैं ओनर हूँ बिजनेस का और ये मेरा बिजनेस है. तो उससे एक चीज़ समझ में आती है कि बिजनेस अलग है और मैं अलग हूँ. सो ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स. अ बिजनेस, अ फर्म, अ कंपनी इज ऑलवेज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड आई एम अ सेपरेट लीगल एंटिटी. एक बिजनेस अलग शख्सियत है, मैं एक अलग शख्सियत हूँ. दो अलग अलग लोग हैं हमेशा. ओके सर, समझ गए. अब जो मैंने भी ट्रांजैक्शन किए उसको मुझे कहीं लिखना पड़ेगा, उसको एक इंफॉर्मेटिव फॉर्मेट में मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा जिससे मुझे पता चले कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है. और जैसे महीने भर मैंने वो दुकान चलाई तो मेरे को कितने रुपए देने हैं बाहर वालों को, कितनी मैंने क्रेडिट सेल्स करी है जो कि मेरी उधारी की सेल करी है, कितने पैसे आने हैं. तो ये सब को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग करते हैं अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग क्या हो गई भाई? अकाउंटिंग हो गई लैंग्वेज ऑफ माय बिजनेस. सर लैंग्वेज कैसे हो गई? हम बात करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, इंग्लिश हिंदी बोलते हैं, वो हमारी लैंग्वेज है जिसको हम अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में सामने वाले को समझाते हैं. तो हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है उसको समझाने के लिए भी एक लैंग्वेज चाहिए, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए. तो वो लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग. अब सर अकाउंटिंग लैंग्वेज हो गई, अब इसको कैसे समझें हम? इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा पहला चैप्टर भी है आपके करिकुलम का.
विच इज़ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके सर, चलिए तो समझते हैं कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है सर, मैंने एक शॉप खोली, मेरे पास 50,000 रुपीज़ की सेविंग्स थी, उसी से मैंने सोचा कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो मेरा पहला ट्रांजैक्शन था कि मैं ये 50,000 रुपये मेरे बिज़नेस में लेके आ गया। तो ये मैंने क्या कर दिए? इन्वेस्ट कर दिए मेरे बिज़नेस में। और क्योंकि ये पैसा मेरा है तो इसको हम हमेशा बोलते हैं कैपिटल। डिटेल में हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, अभी आप खाली एग्जाम्पल में मेरे साथ फ्लो करिए, कंसेप्ट्स को ग्रैब करने की कोशिश करिए। सेकंड, मैंने बाय किया फर्नीचर। सर कितने का? 5,000 रुपये का। अब दुकान में सामान चाहिए बेचने के लिए, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग शॉप है, तो मैंने स्टॉक, इसको हम बोलते हैं स्टॉक, जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं फॉर रीसेल, मैंने 20,000 रुपये का स्टॉक मेरे दुकान में भर लिया। मैंने शॉप रेंट पे लेनी है, उसके लिए मैंने एक अग्रीमेंट कर लिया और 5,000 रुपये उसका किराया दे दिया एडवांस पर मंथ। अब सर सेटअप तो हो गया, फर्नीचर हो गया, गुड्स भी आ गए, शॉप का रेंट भी हो गया, सब कुछ सेट हो गया। एक हेल्पर के लिए मैंने एक एम्प्लॉय रख दिया, जिसकी मैंने सैलरी फिक्स कर दी 5,000 रुपीज़ पर मंथ। अब पहले दिन सर मैंने सेल्स करी 2,000 रुपये की, दूसरे दिन मैंने सेल्स करी 1,500 रुपये की, तीसरे दिन मैंने सेल्स करी 4,000 रुपये की। ये तीनों दिन मैंने क्या करी? सेल्स करी। चौथे दिन मेरा एक स्टॉक ख़त्म हो गया, मैंने परचेज़ किया और स्टॉक 10,000 रुपये का, एक माल ख़त्म हो गया, ये ख़रीदा मैंने मिस्टर राम से। अब मिस्टर राम को मैंने कहा अभी तो कैश नहीं दूंगा, मैं आपको ये पैसे दूंगा 30 डेज़ के बाद। ठीक है सर, मैंने नोट करके रख लिया 10,000 रुपीज़ की परचेजेस जो कि मैंने मिस्टर राम से करी है। ऐसे करके महीने के अंत तक मेरे हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गए और इनको मैं लिखते गया लाइन बाय लाइन। अब जब मैं ये ट्रांजैक्शन लाइन बाय लाइन लिखते गया, क्या मैं महीने के एंड पे पता लगा पाऊंगा कि मैंने कितनी सेल्स करी है? टोटल मेरा टोटल कितना खर्चा लगा है, या मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया है, या फिर मुझे कितने अमाउंट ड्यू हैं, या कितना मेरे को पेमेंट करना है। मैंने क्रेडिट सेल्स भी करी होगी, किसी से पैसा आना भी होगा। तो ये ट्रांजैक्शंस मान लो हमने एक कॉपी में लिख लिए लाइन बाय लाइन, बट क्या आपको ये कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही है जो आपके काम आ सकती है इमीडिएटली? नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? अकाउंटिंग का पर्पस है आपको इंफॉर्मेशन दे इन अ फॉर्म जिसको आप इंटरप्रेट कर सको। अब सर इंटरप्रेट कर सको मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन ऐसे होनी चाहिए कि मुझे पता चल जाए कि मैंने कितना प्रॉफिट किया है, या मेरे को मिस्टर राम को कितना पेमेंट करना है, मेरे बिजनेस में मेरे पास कितने एसेट्स हैं। ये जो पेमेंट करना होता है हमको आउटसाइडर्स को, इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी बिजनेस की लैंग्वेज में, जो कि हमको आउटसाइडर्स को पे करना है।
नाउ सर, ये सब कॉन्सेप्ट्स या ये सब हम कहानी पूरी क्यों सुन रहे हैं? हम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि अकाउंटिंग को जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के एज अ होल समझोगे तो कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी आ जाएगा। ये जो हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस थे, एक 2000 की सेल, 1500 की सेल, 4000 की सेल, 10,000 की सेल, तो ये हमने क्या की, रिकॉर्ड कर ली। किस में रिकॉर्ड कर ली? लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड कर ली एक कॉपी में अभी। बट जब मैं महीने के एंड में देखता हूं मेरे पास ऐसी 1000 लाइन आइटम्स हो गए और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है बिजनेस में। तो अकाउंटिंग हमें क्या सिखाता है? ये जो हमने रिकॉर्डिंग करी है इसको प्रॉपरली हम क्लासिफाई करें, उसके बाद हम समराइज करें ताकि उस इंफॉर्मेशन को हम अल्टीमेटली इंटरप्रेट कर सकें और हमारी डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो बच्चों, अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो यहीं आ गई। सो अकाउंटिंग क्या हो गया अगर हम डेफिनेशन से जाते हैं तो? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सर वाई आर्ट? आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो इनिशियल, सबका अपना तरीका हो सकता है। आप एक पेज पे सेल्स लिख सकते हो या मंथली एक साथ लिख सकते हो, कोई अपने तरीके से कर सकता है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या करते हैं हम? रिकॉर्डिंग। ओके सर, रिकॉर्ड किया मैंने एक एक ट्रांजैक्शन। सेकेंड इज क्लासिफाइंग। अब जब मैंने ये सेल्स रिकॉर्ड करी, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन एक साथ क्लासिफाई करते हैं। अभी ये जो सेल्स बिखरी हुई थी आपके 4 पन्नों पे, 5 पन्नों पे, जब आप इसको सेल्स में क्लासिफाई कर दोगे तो ये आपको ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगी। मान लो टोटल सेल्स करके मैंने पूरे महीने में 5 लाख की सेल्स कर दी। तब आपको पता है कि मैंने टोटल सेल्स जो करी है 5 लाख की करी है, इंडिविजुअल आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली आप जो भी सेल्स करोगे वो एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर डाल दोगे। इसको बोलते हैं हम अकाउंट या फिर आपका लेजर। ठीक है सर, रिकॉर्ड कर दी। और ये हमने किस में रिकॉर्ड करी? ऑलवेज रिमेंबर, मनी टर्म्स में। ठीक है सर, ऐसे ही हमने हमारी जो भी परचेजेस करी ड्यूरिंग द पीरियड, मैंने परचेजेस रिकॉर्ड कर दी। 1 2 3 4 100 ट्रांजैक्शन होंगे। मान लो मेरी टोटल परचेजेस थी 2,50,000 की। अब इसमें से कुछ स्टॉक बचा भी होगा, मेरा रिमेनिंग स्टॉक होगा, और कुछ मैंने सेल कर दिया होगा और कुछ मैंने परचेज किया होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने 100 किलो ऑयल ख़रीदा था, उसमें से 60 केजीज बेच दिया, तो अभी मेरे पास बैलेंस कितना रह गया? 40। अब ये मैंने ख़रीदा था 100 रुपये में, बेचा मैंने 110 रुपये में, बट मेरा जो बचा हुआ है वो हमेशा किस पे होगा? जिस प्राइस पे मैंने ख़रीदा हुआ है, 4000। तो मेरे बुक्स में मैं हमेशा क्या लिखूँगा जब बनाऊँगा? 4000। क्वांटिटी भी लिखूँगा उसकी, उसको मेंटेन करने के लिए कि मेरे पास कितना स्टॉक है इन क्वांटिटी। बट ये जो मैंने टोटल किया 2,50,000 डिफरेंट परचेज को, तो मैंने इन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर दिया इनटू वन लेजर विच इज माय परचेजेस। ओके, सो मूविंग बैक टू डेफिनेशन। Sir, accounting is the art of recording, classifying and summarizing.
अब सर समराइजिंग क्या हो गया, चलिए वापस आते हैं। मान लीजिए मेरी कैश बुक थी, मैंने कैश सेल्स करी, 2000 की कैश सेल्स करी, 3000 की कैश सेल करी, ऐसे करके मैंने टोटल मेरे पास 1,50,000 रुपये आए, जिसमें से मैंने खर्चे भी किए 1,500 रुपये कैश, ऐसे ऐसे करके 70,000 रुपये खर्चे आए। तो मेरा बैलेंस अमाउंट कैश में कितना बच गया, 1,50,000 माइनस 70,000 विच इज़ योर 80,000। तो मैंने ये अमाउंट को समराइज कर दिया इनटू कैश। तो जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरे को पता है कि मेरे पास कितना कैश है। क्लासिफाई तो आपने ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को किया विद इन। अब इसको हम समराइज कैसे करेंगे कि मेरा एंडिंग बैलेंस कितना है, 80,000 विच इज़ योर समरी। और ये बैलेंस समरी के बाद आपका जाता है ट्रायल बैलेंस में। अभी के लिए क्या समझेंगे, ट्रायल बैलेंस में सभी अकाउंट्स का आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब मान लो मैंने 5 लाख की सेल्स करी थी यहाँ पे। मान लो ये जो टोटल सेल्स थी मेरी 5,20,000 की थी, बट मेरा 20,000 का माल मेरे को वापस आ गया, सेल की रिटर्न हो गई। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 5 लाख रुपए। सो ये मेरी सेल्स की समरी अमाउंट है फाइनली। तो वापस डेफिनेशन में आते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, तीनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन क्या थे, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, मेरा सेल्स, परचेज, मेरा एक्सपेंसेस, then your purchase of your furniture, which are in part at least of financial character. This is very important. अकाउंटिंग में हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। अब सर मैंने ये एम्प्लॉय को रखा था जिसको मैं सैलरी देने वाला था 5,000 रुपये पर मंथ, बट ये मेरे को छोड़ के चला गया। अब मैंने इसकी सैलरी तो पे कर दी, 1 महीने के बाद ये मुझे छोड़ के चला गया। ये मेरा ट्रांजैक्शन तो है बिजनेस का, बट इससे मुझे क्या नुकसान हो रहा है, उसको मैं वैल्यू कर पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट? तो ये जो ट्रांजैक्शन आप उसको वैल्यू नहीं कर सकते इनटू फाइनेंशियल टर्म, या जो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, उसको हम कभी भी अकाउंट फॉर नहीं करते हैं इन अकाउंटिंग। एज अ बेसिक्स you understand this concept for now. Okay sir, now moving back to definitions. तो हमने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया इन मॉनेटरी टर्म्स ऑल द फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ। अब रिजल्ट्स क्या थे मेरे, जब मैंने ये ट्रांजैक्शन को समराइज करके ट्रायल बैलेंस बनाया, इस ट्रायल बैलेंस से मैंने बनाया अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे मैंने लिखा, मैंने सेल्स करी 5 लाख रुपए की, जिसमें से मेरे जो मैंने गुड्स सोल्ड किए, मेरा स्टॉक नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मान लो मैंने परचेज तो किए थे कितने, टोटल 2.5 लाख की परचेजेस करी थी मैंने, बट उसमें जो मैंने जो सोल्ड किए हैं उसकी वैल्यू सिर्फ 2 लाख रुपए थी, तो 50,000 का स्टॉक पड़ा है। तो इसमें से मैं ये घटा दूं तो मेरा ये जो आता है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, बिना कोई खर्चा घटाए। अब मैंने एक्सपेंसेस भी किए हैं, 5,000 रुपीज़ रेंट दिया है, मैंने एम्प्लॉय की सैलरी दे दी 5,000 रुपये, मेरे स्नैक्स वगैरह के खर्चे लग गए 12,000 रुपये महीने में, शौकीन हूँ भाई खाने का, चाय का खर्चा लगता है। उसके बाद मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया 2,000 रुपये। सो ये जो 10, 20 और जो 24,000 आप इसमें से घटाओगे, जो कि आपके बचेंगे 2,76,000 रुपये
तो ये आपका आ गया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम समराइज करते हैं कि हमने कितना सेल्स किया है, जो समरी अमाउंट है, कितने हमारे खर्चे हैं और कितना हमने प्रॉफिट कमाया है। सो अकाउंटिंग क्या करता है, हमें रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो नाउ सर, इफ आई हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑन माई ओन, where does it start from? Accounting is the art of recording. Then after recording, I will classify. After classifying, I will summarize in a significant manner in terms of money, transaction and events. किसको, कौन से transaction? Those which are of financial characteristics, right? And these ultimately will help me interpreting the results of my business. ओके, अब सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन बोलती है सर, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। व्हाई दिस इज साइंस? नाउ व्हेन वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, दे आर टू बी रिकॉर्डेड एज पर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर डिफाइंड बाय द गवर्निंग बॉडीज। तो डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो बताते हैं कि आपको पर्टिकुलर इस वे में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। इंग्लिश में हम सेंटेंस बिल्ड करते हैं, ग्रामर होती है, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, ऐसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है। वो टाइमिंग बताते हैं कि कैसे आप उसको रिकॉर्ड करोगे, या टाइमिंग कि अगर पास्ट टेंस है तो मैं सेंटेंस को कैसे लिखूंगा। सिमिलरली अकाउंटिंग में गाइडलाइंस होती है दैट डिफाइंस हाउ यू डू अकाउंटिंग फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आप कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, कब रिकॉर्ड करोगे, ये सारी जो बातें डिफाइन करती हैं गवर्निंग बॉडीज। इसके एग्जाम्पल हैं आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो आपके इशू करती है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको हम बोलते हैं इंडेस। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, ये आपके IFRS इशू करती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। रेवेन्यू कैसे अकाउंट करना है, उसका भी एक अलग स्टैंडर्ड है पूरा। आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसे अकाउंट फॉर करना है, उसका भी एक आपका स्टैंडर्ड है। तो दिस इज ऑल डिफाइंड, इट इज़ वेरी साइंटिफिक, ताकि दो बिजनेस, चार बिजनेस, दो कंपनियां हैं, वो अपने अपने तरीके से करेंगी, तो कभी आप उनका डेटा कंपेयर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं कि आप एक पर्टिकुलर वे में आपकी अकाउंटिंग करोगे। दैट इज वाई accounting is the science of recording and classifying business transactions and events, primarily which are of financial character, and the art of making significant summaries, analysis and interpretation. अब सर मैं एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कहाँ से करता हूँ? मेरे दो एंड प्रोडक्ट से, विच इज़ माई बैलेंस शीट एंड विच इज़ माई P&L। बैलेंस शीट मेरे को क्या बताएगी? मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, मेरे को किसको कितने पैसे देने हैं, माई पेबल्स, मेरे कितने रिसीवेबल हैं, किससे कितने पैसे आने हैं, मेरे पास कितने एसेट्स हैं, अभी हम समझेंगे मेरे पास कितना फर्नीचर है, मेरे पास कितना वैल्यू का स्टॉक है। ये सब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देगी बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस क्या देगा? Information of my financial performance. When I am saying my business का financial performance, तो जब हमने P&L बनाया, हमने देखा हमको प्रॉफिट हुआ कितना, 2,76,000 का। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। डेफिनेशन रटने की अब जरूरत नहीं है, आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, यू कैन बिल्ड द डेफिनेशन एंड यू कैन राइट इट ऑन योर ओन। अब जब हम कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपने आप पता चल जाएंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ओके सर, समझ में आ गया। आर्ट, different people will have different style of recording the transaction. Science, because it is governed by
defined rules and regulations, principles. So performed on the basis of defined principles and accounting standards issued by the governing bodies. अब हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, किस टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं? सर, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. मेरा एम्प्लॉय छोड़ के गया, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि उसका मैं वैल्यू ही नहीं कर सकता वहां पे. अगर मान लो मेरे दुकान में आग लग गई या चोरी हो गई, थेफ्ट हो गई, 3,000 रुपए का स्टॉक कोई उठा के ले गया, तो मुझे पता है कि मेरे स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 3,000 रुपये. मुझे पता है मुझे कितना नुकसान हुआ है. इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर मी. तो इसको मैं अपनी बुक्स में लिखूंगा, लॉस बाय थेफ्ट. सो एनी ट्रांजैक्शन विच इज ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स is recorded as part of my accounting process. सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो मनी इन्वॉल्व होगा, ऑफ कोर्स. सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी. बट इन्वेंट्री के केस में क्या करते हैं हम? क्वांटिटी भी रिकॉर्ड करते हैं हमारे स्टॉक के लिए. बट अल्टीमेटली बुक्स में क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैड 100 लीटर्स ऑफ ऑयल स्टॉक, उसका परचेज प्राइस मेरा 100 था पर लीटर, तो मेरे स्टॉक की वैल्यू बुक्स में कितनी है? 10,000. बट ये 10,000 की जो मैंने 100 की जो क्वांटिटी लिख रखी है वो मेरे स्टॉक लेने में मदद करेगी. मुझे पता चलेगा मेरे को कितना ऑर्डर करना है, कितना नहीं ऑर्डर करना है. एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हम लोग जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, सेम नेचर के ट्रांजैक्शन, वी क्लासीफाई देम अंडर वन पर्टिकुलर अकाउंट, जिसको हम लोग लेजर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे सारे सेल्स जो भी मैंने किए, दैट विल गो टू माई सेल्स लेजर. ऑल माई परचेजेस विल गो टू माई परचेज लेजर. Okay. Now, when I have classified these transactions, what is the next step as per the definition? Summarize. I will summarize and prepare my trial balance. तो सर, another characteristics of accounting क्या होगा? Summarizing of data which are classified so that it becomes in an understandable form for my users of the records or the financial statements or the final accounts. Okay. Now, when I have summarized these, finally what I prepare? After preparing trial balance, I prepare my final accounts. तो मेरे फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? मेरे फाइनल अकाउंट्स अभी के लिए हम समझेंगे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. अब सर, बैलेंस शीट और पीएनएल क्या था? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. बैलेंस शीट बताएगा कि आपकी डिफरेंट पोजीशंस क्या है, कितने एसेट्स है, कितना पैसा रिसीवेबल है, कितना पेएबल है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक. पीएनएल क्या बताएगा? कितना प्रॉफिट और लॉस मैंने किया है, कितने एक्सपेंसेस मैंने किए हैं, मेरी टोटल सेल्स कितनी है. सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एज वेल. फाइनली ये सब हमने कर लिया. ये सब क्यों करते हैं हम? टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, राइट. अगर मेरे को लोन लेना है तो मैं अपने बुक्स दूंगा, बैलेंस शीट पीएनएल बताऊंगा बैंकर को, बैंक मैनेजर को, कि मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इतने मेरे एसेट्स हैं, मेरे एसेट्स मेरी लायबिलिटीज से ज़्यादा है, मतलब मेरे पास जो आने वाला पैसा है वो चुकाने से ज़्यादा है. तो ये जो कम्युनिकेशन करते हैं हम रिजल्ट्स का, ये यूज़फुल होता है यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. वो उसको डेटा को इंटरप्रेट करते हैं. तो क्विकली अब हम लोग समराइज करेंगे कि ये फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या समझा है. सर, हमने समझा अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजैक्शन को हम क्लासिफाई करते हैं.
क्लासीफाई करने के बाद हम उसको समराइज करते हैं। समराइज इज फॉर नाउ, हम लोग ये वर्ड याद रखेंगे, ट्रायल बैलेंस। समराइज करके हम उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं। तो जब हमने ये पूरा फ्लो देखा, यही बेटा आपका अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है। अभी मैं बुक्स की डेफिनेशन से ज़्यादा 1 बाय 1 जाता तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता समझने में। सो प्रैक्टिकली जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो मैं चाहता हूँ आप उस स्टेज पे आना शुरू हो जाओ जहाँ से आप चीज़ों को खुद डिफ़ाइन और डिस्क्राइब कर पाओ। यही मेरा मोटो है मेरे लेक्चर्स का, कि चीज़ें कैसे इजी हो जाए, कैसे इट बिकम्स लाइक अ केक वॉक। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल idiom or proverb we use in English, is like cake walk, easy understanding, right? So whatever book you are using, go through the definitions. If you want to learn few definitions which are by known authors, go about it, but it will not be difficult, I'm pretty sure, after understanding the concepts in this first lecture, ki what is accounting. And once you understand accounting, the characteristics of accounting automatically comes out, right? तो चीज़ें आसान हो जाती है। उसी के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में हम किस पे फोकस करेंगे? अब अकाउंटिंग का बेसिक्स तो आ गया है सर, क्यों करते हैं, इट्स अ बिजनेस लैंग्वेज ऑफ माय बिजनेस, और हम रिकॉर्ड करते हैं एक एक ट्रांजैक्शन को, बट वो जो एक एक ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं हमारी बुक्स में या मेरे नोटबुक में, ये जो मैंने 1 बाय 1, इससे मेरे को कुछ बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो मैंने इनको क्या किया, क्लासीफाई कर दिया। कैसे क्लासीफाई कर दिया? सेल्स को उठा के एक जगह रख दिया, परचेजेस को उठा के एक जगह रख दिया, और परचेज में कुछ रिटर्न भी थे, उसको प्लस माइनस करके उसका नेट बैलेंस लेके आ गया और समराइज कर दिया कि टोटल परचेजेस मैंने 2 लाख रुपए की करी। अब ये जो समरी आई तो मेरे पास हर एक अकाउंट का समरी आ गया, टोटल सेल्स आ गई 5 लाख, टोटल परचेजेस आ गई 2 लाख रुपए। तो ये जो टोटल आ गई हर अकाउंट की, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस से मैंने चीज़ें उठा के कहाँ रख दी? कुछ चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रख दी, कुछ मेरे बैलेंस शीट में रख दी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मेरे को पता चल गया कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, बैलेंस शीट से मुझे पता चल गया कि मेरी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मुझे कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे आने हैं, मेरे कितने एसेट्स हैं बुक्स में, कितना स्टॉक पड़ा है, मेरा कितना कैपिटल है। तो प्रैक्टिकली जब आपने ये पूरे ट्रांजैक्शन समझे, चीज़ें आप अपने आप डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हम फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंटिंग के। अब जैसे हमने डिफाइन किया अकाउंटिंग क्यों करते हैं, बिजनेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है आपका, तो आई एम प्रीटी श्योर कुछ तो ऑब्जेक्टिव आ गए होंगे आपके दिमाग में। एक ऑब्जेक्टिव क्या आया होगा? टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स, टू पता करने के लिए कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पता करने के लिए कि मैंने प्रॉफिट कमाया है कि नहीं कमाया है, या मैंने लॉस किया है। टू इवैल्यूएट योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टू एस्टिमेट or to know your financial position, right? So these becomes objectives of accounting ultimately, to convey the results of my business, to file it with regulatory authorities. अगर मेरे पास बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे तो मेरा इनकम टैक्स कैसे भरूंगा मैं, बिजनेस का टैक्स कैसे भरूंगा, टैक्स अथॉरिटीज़ को कैसे पता चलेगा कि मैंने वास्तव में इतनी सेल्स करी है या इतने एक्सपेंसेस किए हैं। सो अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं नाउ, देयर इज़ अ होमवर्क, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें देखिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है, और जो हमने डिस्कस किया है उससे रिलेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, और एक ट्रिक्स भी लेंगे कि उसको कैसे याद रखना है। बट एज यू प्रोग्रेस विथ माई लेक्चर्स, देयर विल बी नो नीड टू रिमेंबर थिंग्स बाय फोर्स। रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, आपके आंसर्स लॉजिकली आने चाहिए, कंसेप्चुअली आने चाहिए, और अगर वो आ गए तो मैं सोचूंगा मेरा इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो गया। विद दैट नोट, see you in my next lecture with the remaining topics of chapter 1, where we will cover other basic concepts, and after that we will get into the basic definitions, basic terms we use in accounting. जैसे आज आपने देखा होगा
हमने कुछ टर्म्स यूज़ किए थे. एसेट, सर एसेट क्या होता है? एसेट होता है जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट देगा. कैश मेरा एसेट है, उससे मैं चीज़ें खरीद सकता हूँ फ्यूचर में, वो भी बेनिफिट देगा. सर हमने सोचा, हमने राम से उधारी पैसे खरीदे थे, तो राम को मुझे पैसे देने हैं, आई हैव टू पे मनी टू राम, सो दैट इज़ माई लाइबिलिटी. सो लाइबिलिटी क्या होता है? वॉट एवर money you owe to outsiders is your liability. The money which you have to pay to outsiders is your liabilities. So there are like 28-30 concepts, terms जो हम डे टू डे अकाउंटिंग में यूज़ करेंगे, वो हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे. सो चीज़ें रिलेटिव रहेगी हमेशा. ऐसा नहीं है चैप्टर 1 ख़त्म हो गया तो चैप्टर 1 डन एंड डस्टेड. इन माई लेक्चर्स एवरीथिंग विल फ्लो इन सर्टेन लॉजिकल वे. And once you start capturing those concepts, I'm saying again, capturing, understanding those concepts, life will become very easy from an accounting perspective. And you'll start enjoying this subject. It's very logical. You are into commerce. Business mindset होगा आपका. I'm pretty sure even if you want to get into CA curriculum, job करना है, business करना है, whatever entrepreneur you want, हिसाब किताब आना बहुत ज़रूरी है बिजनेस का. एंड अकाउंटिंग इज़ ओनली द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच कन्वेज योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस and states your financial position. With that note, I will see you in my next class. Until then, take care, keep studying, and keep playing also. It is also very important. Talk to you later. Bye.